नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। साइंस के एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आऊँ आपके लिए, चैप्टर 7 मोशन। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और बहुत सिस्टमैटिक तौर पे एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है ये। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर बहुत ही सिस्टमैटिक तौर पे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना, ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी भी अदर गाइड, रिफ्रेशर, किसी चीज की नीड ही ना हो। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। इसलिए थोड़ा वीडियो हो सकता है कि लेंथी हो, बट हम कंटेंट के साथ, सिलेबस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार हो जाएगा जो 9th लेवल पे तो पूरा यूज है ही। अगर आप इसे कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स आपके पूरा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को बहुत सिस्टमैटिक तौर पर, बहुत इजी लैंग्वेज में समझने वाले। इससे होगा क्या कि किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, डिस्क्रिप्टिव आ जाए, केस स्टडी बेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एंड फोर्थ, इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि जो बुक के एग्जाम्पल है, डायग्राम है, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, हम उनका भी आंसर इसी वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन चैप्टर 7 मोशन। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और आप पहली बार फिजिक्स कर रहे हो साइंस के अंदर, तो फिजिक्स के ना 2 पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है थ्योरी पार्ट और एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट। तो पहले हम थ्योरी करेंगे। ये जो आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ोगे ना, इसको थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे, उन्हें न्यूमेरिकल्स कहते हैं। और फिजिक्स में मोस्टली जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं थ्योरी के कंपैरिजन। बट आपको समझना ये सब पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज अ मोशन। मोशन होता क्या है? जब चैप्टर का नाम ही मोशन है तो हमें पता होना चाहिए ना मोशन का मतलब क्या है। डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मीनिंग क्या होता है मोशन का। तो कोई भी अगर पूछे व्हाट इज अ मोशन, तो आपको बोलना है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बॉडी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। साइंस में बॉडी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में बोला जाएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में बोला जाएगा इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपने पोजीशन को चेंज करता है सराउंडिंग के कंपैरिजन। क्या मतलब है सर जी? चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये पेन दिख रहा है आपको? अब ये अपनी जगह से मूव हो रहा है, दिख रहा है आपको? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन का मतलब है पहले पेन यहां पर था और अब ये पेन मूव करता 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 यहां पहुंच गया, तो ये मोशन कहलाएगा, क्योंकि इसने अपना पोजीशन चेंज किया है। तो जब हम चलते हैं तो एक मोशन है, जब हम भागते हैं तो एक मोशन है, गाड़ी रोड पे चल रही है वो एक मोशन है, ट्रेन चल रही है वो एक मोशन है, एरोप्लेन चल रहा है वो एक मोशन है, बर्ड जो है फ्लाई करे वो एक मोशन है, पानी बह रहा है तो वो भी एक मोशन है, हवा चल रही है वो भी एक मोशन है। अगर कोई भी बॉडी मतलब कुछ भी दुनिया में इज सेड टू बी इन मोशन, उसे मोशन बोला जाएगा इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आसपास, तो अपने आसपास के रिस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और इसने अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। पहले यहां था, अब ये यहां पहुंच गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को बदल देता है तो उसको हम मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल जरूर याद करना फिजिक्स के अंदर। और रनिंग कार, एक कार अगर रोड पे चली है तो मोशन में है। और रनिंग एथलीट, अगर एक एथलीट भाग रहा है, एक धावक जो है वो भाग रहा है या कोई दौड़ रहा है तो वो मोशन में। आप चल रहे हो, मैं चल रहा हूं, वो मोशन में। तो कोई भी चीज जो अपना पोजीशन चेंज करता है उसको हम मोशन के अंदर बोलते हैं। उसका उल्टा होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज रखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे रेस्ट में। जैसे अगर मान लो कोई बस रुकी हुई है तो उसको बोलेंगे वो रेस्ट में है। अगर आप बैठे हुए हो, एक चेयर पे बैठे हो, मोशन नहीं कर रहे, तो आप रेस्ट में हो। अगर ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पे तो उसको रेस्ट में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी को रेस्ट में बोला जाएगा इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अ ट्रेन एट स्टेशन, एक ट्रेन जो स्टेशन पे खड़ी है उसको हम रेस्ट में बोलेंगे। जब तक वो स्टेशन पे खड़ी है वो रेस्ट में बोलेंगे, और जब वो
स्टेशन से जाने लगेगी तो हम उसको मोशन में बोलेंगे। आप चेयर पे बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, जब आप चेयर से उठ के चलने लग जाओगे आप मोशन में आ जाओगे। जब हम सो रहे हैं बेड पर तो हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, और जब हम उठ जाते हैं, चलने लगते हैं, डे टू डे काम करने लगते हैं तो हमारी जो बॉडी है मोशन में आने लगती है। तो मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, ये वर्ड याद रखो, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और रेस्ट का मतलब होता है डू नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा वो मोशन होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है। ना अगला टॉपिक आता है डिस्टेंस। व्हाट इज अ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। वह टोटल पाथ, ये वर्ड याद रखना, टोटल पाथ ये की वर्ड है। अगर आप ये लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूं। दिस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल पाथ जो कवर करता है वो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच में जो टोटल पाथ कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको डिस्टेंस कहते हैं। देखिए एग्जांपल्स है ना, ये फिजिक्स है और फिजिक्स आपको एग्जांपल से, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, तो इसका एग्जांपल आप लिख भी लेना। देखो ये ए पॉइंट है और हम कार में बैठ के गए, अपने BMW कार में बैठ गए, पॉइंट बी पे गए, हम गए 50 किलोमीटर, ठीक है, हम घूमने गए ए से बी पे 50 किलोमीटर, और फिर बी से हम वापस ए पर आए अपने BMW कार से। अपने BMW, मेरा मतलब आप ये मत सोचना कि मैं BMW चलाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो जब हम बी से ए पर आते हैं, वापस अपनी कार से आ गए 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर गए और 50 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल कितना चले? तो टोटल चले 100 किलोमीटर। तो ये जो 100 किलोमीटर है ये डिस्टेंस है। पहले जाने का 50 किलोमीटर, फिर आने का 50 किलोमीटर, तो टोटल पाथ जो कवर किया, टोटल पाथ का मतलब है जाना और आना दोनों मिलाकर जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है कोई ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप चाहते से एग्जांपल के रूप में लिख सकते हो। नाउ अगला टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इसलिए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज डिस्टेंस होती है और क्या चीज डिस्प्लेसमेंट होती है। ये कंफ्यूजन दूर कर लोगे तो आगे आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें क्या लिखा था? दिस इज द टोटल पाथ, जो टोटल पाथ कवर करता है बॉडी। इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी यानी कोई ऑब्जेक्ट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए एग्जांपल्स आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। सर जी एग्जांपल समझ लो मेरे, एक बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही एग्जांपल फिर से लेते हैं। हम ए पॉइंट पे थे और ए से हम बी गए 50 किलोमीटर और बी से वापस आ गए ए पर 50 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर, क्योंकि आप जहां थे वहीं आ गए। डिस्टेंस निकालने के लिए प्लस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस करते हैं। कम ऑन, क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट करो। डिस्टेंस निकालने के लिए प्लस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस करते हैं। एक और एग्जांपल लो, मैं दिल्ली से हरिद्वार गया, दिल्ली से हरिद्वार लगभग 200 किलोमीटर है। दिल्ली से हरिद्वार गया 200 किलोमीटर और हरिद्वार से वापस अपने घर दिल्ली आया 200 किलोमीटर। तो अगर मुझसे कोई डिस्टेंस पूछेगा तो मैं बोलूंगा 400 किलोमीटर। 200 किलोमीटर जाने का, 200 किलोमीटर आने का, टोटल 400 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। लेकिन कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैं बोलूंगा 0 किलोमीटर, क्योंकि जहां था मैं वापस वहीं आ गया। डिस्टेंस निकालने के लिए प्लस करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा माइनस करेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। और एग्जांपल ले लो, दूसरा ले लो। देखिए हम ए से बी पे गए जो कि 100 किलोमीटर था, और बी से वापस ए पर आए जो कि 70 किलोमीटर था। ठीक है, बी से सी पे आ गए, चलो ये सी मान लेते हैं। ए से बी पे गए 100 किलोमीटर था, बी से सी पे वापस आए 70 किलोमीटर। तो अब देखो कि पहले और आखिरी के बीच का जो डिस्टेंस है वो केवल 30 किलोमीटर बचा। आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, 100 में से 70 माइनस कर दोगे तो 30 तो बचेगा। तो यही तो कह रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए प्लस करते हैं। कोई स्विमर है, कोई एक आपके बुक में ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी करवा देता हूं हाथों हाथ। एक स्विमर है, वो 150 मीटर तैर के गया और 150 मीटर वापस तैर के आया, और आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलना 0 मीटर, क्योंकि जहां था वही है। और डिस्टेंस पूछेगा तो क्या बोलोगे? 300 मीटर। डिस्टेंस के लिए प्लस करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा
माइनस करेंगे। नाउ आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि पहली बार आप फिजिक्स के फॉर्म में पढ़ रहे हो साइंस, तो आपको ना दो वर्ड क्लियर होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। अब आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये क्या मतलब है सर जी? चलिए मैं आपको बताता हूं। मेरा घर जहां मैं बैठा हूं वहां से 10 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। और ये मैंने बोला डायरेक्शन। तो जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मैंने बोला दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर है, और वो मैंने एक और ऐड कर दिया नॉर्थ में है। तो दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर हो गया मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ हो गया डायरेक्शन। तो जहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अभी आपने पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आता है। मैंने बोला 10 किलोमीटर नॉर्थ, मेरा घर 10 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो जो 10 किलोमीटर है ये मैग्नीट्यूड है, और जो नॉर्थ है ये डायरेक्शन है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो जब दोनों होंगे तो उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वहीं देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होती है। मैंने बोला मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर कहां है भाई? मैंने बोला मेरा जहां मैं बैठा हूं, मेरा घर यहां से 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर किधर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहां भाई? पता कैसे चलेगा? तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जब केवल मैग्नीट्यूड गिवन हो तो दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस जो आपने ऊपर पढ़ा था वो एक स्केलर क्वांटिटी में आता है, जो आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था वो एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है। हालांकि इन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ने वाला है, तो इस पेज को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस पेज पे मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया मोशन क्या होता है। A body is said to be motion if it change its position with respect to surrounding। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। रेस्ट क्या होता है? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। डिस्टेंस क्या होता है? दिस इज द टोटल पाथ कवर। टोटल पाथ जो कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच में। डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा प्लस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का है। जैसे मैंने आपको बताया 100 गया और 70 वापस आ गया, तो 30 किलोमीटर और बच गया, तो 30 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस निकालने के लिए प्लस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी पाया जाता है, मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है। जैसे मैंने बोला 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो 10 किलोमीटर जो है वो मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन है। तो ये दोनों है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आता है। 10 किलोमीटर नॉर्थ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर आर दो फिजिकल क्वांटिटी। ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैंने बोला 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर में डायरेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता वो कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जिसमें केवल डायरेक्शन होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। अभी मैं आपको बता रहा था कि डिस्टेंस निकालने के लिए प्लस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने आपको पीछे बताया डिस्प्लेसमेंट जो आता है वेक्टर क्वांटिटी में आता है, और डिस्टेंस जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। पीछे भी बताया मैंने आपको। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। देखो कैसे, मैं ए से बी पे गया, 100 किलोमीटर गया और 200 किलोमीटर वापस आ गया, तो 100 में से 200 जब माइनस करोगे तो -100 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का एग्जांपल तो मैं पीछे ले चुका हूं, नेगेटिव का एग्जांपल भी दे दिया, क्योंकि इसमें माइनस करते हैं ना, तो माइनस करने के बाद प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा प्लस करोगे, तो जब प्लस करोगे तो फिर नेगेटिव होने का मतलब भी पैदा नहीं होता। इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि भी एक स्विमर जो है वो 100 मीटर तैर के गया और 150 तैर के गया और 150
150 तैर के वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस करोगे। लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि माइनस तो नहीं करोगे, प्लस करोगे। यहाँ तो 150 प्लस हो जाएगा तो 300 मीटर हो जाएगा, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, जो डेफिनेशन थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और इट इज द टोटल पाथ कवर्ड, और ये टोटल पाथ कवर्ड होता है दो पॉइंट के बीच में। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये जीरो हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, और ये टोटल पाथ कवर्ड होता है दो पॉइंट के बीच में। ना अगला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो वैसे तो जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी ना, मोशन के टाइप बढ़ेंगे, बट 9th क्लास की बात अगर करें, 9th की बुक की बात करें, तो बच्चों मोशन दो टाइप के होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलिए मेरे साथ, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या फर्क है कि कब होगा यूनिफॉर्म मोशन और कब होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। हम अपनी गाड़ी से 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर जाते हैं, फिर 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर फिर 50 किलोमीटर जाते हैं, फिर 1 घंटे के अंदर फिर 50 किलोमीटर जाते हैं, फिर 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर जाते हैं। तो क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं इक्वल टाइम में। तो जब इक्वल डिस्टेंस कवर करे गाड़ी इक्वल टाइम में, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, पहले आवर में तो हम लोग गए 100 किलोमीटर, फिर जाम में फंस गए। अगले 1 घंटे में हम लोग गए केवल 5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में थोड़ा बहुत जाम खुला, हम गए 20 किलोमीटर, फिर अगले 1 आवर में हम लोग गए 50 किलोमीटर। तो क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस पक्का नहीं हो रहा, कभी 100 कभी 5 कभी 20 कभी 50। तो डिस्टेंस तो है जो है ना वो इक्वल नहीं हो रहा, डिस्टेंस एक जैसा नहीं है, डिस्टेंस बदल रहा है बार बार। तो जब अनइक्वल डिस्टेंस हो इक्वल टाइम में, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एग्जांपल याद रखना, देखिए यही लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, देख रहे हो ना, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बराबर डिस्टेंस कवर हो बराबर टाइम में, हर बार 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 1 आवर में, हर बार 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 1 आवर में, हर बार 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 1 आवर में, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। If an object cover equal distance in equal interval of time, then it is said to be uniform motion। तो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जबकि इसमें अनइक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल टाइम में, अनइक्वल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, कभी 50 कभी 10 कभी 5 कभी 2 कभी 1000, कुछ भी हो सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, देखिए अनइक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो इक्वल ही है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, टाइम तो इक्वल ही है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इनको रटने की वजह, अगर आप एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करोगे ना तो आपको ज्यादा काम आएगा, क्योंकि थ्योरी वगैरह जो होती है ना वो तभी आप लिख पाते हो जब आपको एग्जाम्पल पता हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो बोलते हो इस चीज़ की स्पीड इतनी है ना, इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है तो इसकी स्पीड अक्सर न्यूज में आती है। तो स्पीड होता क्या है, तो इसकी शॉर्टेज डेफिनेशन आप ढूंढोगे ना, शॉर्टेज डेफिनेशन सबसे अच्छा डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में सबसे बेस्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है दुनिया का, आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम। द स्पीड का मतलब होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का इज द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ट्रेवल करना बाय इट्स पर यूनिट टाइम, यानी हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है इज द डिस्टेंस ट्रेवल, यह वो डिस्टेंस ट्रेवल होती है बाय इट्स पर यूनिट टाइम, यानी एक पर यूनिट टाइम में, एक निश्चित समय में, एक पर यूनिट टाइम में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये मैंने आपको बताया था ना, हमने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। टेक एग्जांपल, हमने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 आवर में, तो मैं बोलूंगा 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज माय स्पीड।
मान लीजिए हम लोग 200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, हरिद्वार जाते हैं 200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और 4 घंटे लगते हैं। तो 200 किलोमीटर गए 4 घंटे में, 4 से डिवाइड कर दोगे तो फिर से आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज कॉल्ड स्पीड। जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, जब डिस्टेंस को टाइम से, पर यूनिट, पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है तो एक नई क्वांटिटी बनती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्पीड। उसको स्पीड कहते हैं ना। इस पेज पर हमने क्या क्या जाना? डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में, और डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर 2 पॉइंट के बीच में। मोशन 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड कैसे निकालते हैं? तो हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा जितने टाइम में, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, नई क्वांटिटी आएगी, दैट इज कॉल्ड स्पीड। नाउ नेक्स्ट पेज लेके आता हूं आपके लिए। इसका फॉर्मूला देखिए, स्पीड का फॉर्मूला भी लिखा है आपके लिए। स्पीड का फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना लास्ट में, तो वहां पे ये काम आएगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके लिए कितना टाइम लिया, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका स्पीड आ जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट याद है ना? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होता है स्पीड का, वो होता है मीटर पर सेकेंड। What is the SI unit of speed? That is मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड को हमेशा मीटर पर सेकेंड में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका SI यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्या है? तो पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखो, ऐसा नहीं है ना कि गाड़ी एक फ्लो में चलता रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक फ्लो में गाड़ी चलती रहेगी। कभी गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा तेज चलेगी, कभी धीरे चलेगी, बहुत तेज कभी धीरे, ऐसे चलता रहता है जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं। तो हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल डिस्टेंस को जब टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस को जब टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो एक नई क्वांटिटी आती है, दैट इज एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज द रेशियो, यह वो रेशियो होता है ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, आ गया ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। यही आ गया कि टोटल डिस्टेंस कितना था और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है तो एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो आप कहोगे दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है। स्पीड और एवरेज स्पीड में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्पीड वर्ड यूज होता है केवल एक डिस्टेंस के लिए, कि जैसे मैं दिल्ली से हरिद्वार गया तो हमने 2 फिक्स पॉइंट कर लिया, ए और बी, उनके बीच अगर मुझे निकालना है तो वहाँ स्पीड निकालूंगा। लेकिन दिल्ली से हरिद्वार गया, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश गया, ऋषिकेश से मैं कहीं और चला गया, फिर कहीं और गया, फिर कहीं और गया। तो जब बहुत डिफरेंट जगह पे जब जाते हैं ना तो वहाँ पे एवरेज स्पीड काम आती है, कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इस टोटल डिस्टेंस में टाइम कितना लगा, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड काम आती है। नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड, और स्पीड को भी बच्चों 2 कैटेगरी में बांटा गया है। स्पीड को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है टाइप्स ऑफ स्पीड तो आपको 2 टाइप के बताने, फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड और सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि मोशन में था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे ही स्पीड के भी 2 पार्ट है, एक है यूनिफॉर्म स्पीड, एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? When an object cover equal distance in equal interval of time, सेम डेफिनेशन देखो, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। When an object cover equal distance in equal interval of time, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन बोलो या यूनिफॉर्म स्पीड, डेफिनेशन एक जैसा है, तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही डेफिनेशन आपको लिखना है एज इट इज, कोई अलग डेफिनेशन होता है नहीं, यहाँ टाइम ऐड कर लेना। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो वही मोशन वाली डेफिनेशन है, तो आप लिख सकते हो
स्पीड दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नाउ एक नया क्वांटिटी आता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या चीज है, अभी नई क्वांटिटी आ गई। अभी आपने स्पीड पढ़ा ना, स्पीड क्या होता है कि भाई आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाता है, दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है और वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन को हम ऐड कर देंगे तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट जो आपने ऊपर पढ़ी थी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, दो तरीके हैं वेलोसिटी के। पहला तरीका है जब स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो भी वो वेलोसिटी बन जाता है। तो दो तरीके हैं, आप चाहो तो ये लिख लो, आप चाहो तो ये लिख लो, बट बुक में ये वाला लिखा हुआ है। इसका यूज हम लोग कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में आगे करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और उसके लिए मुझे कितना टाइम लगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आता है। देखो ये फर्क हो गया ना, स्पीड और वेलोसिटी में एक फर्क आ गया ना। क्या फर्क आ गया, स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये फर्क है बहुत बड़ा। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो हम आगे पढ़ेंगे भी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, रेट ऑफ चेंज का मतलब है टाइम से डिवाइड, रेट का मतलब है टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया हमने और उसके लिए हमने कितना टाइम लिया। तो डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ऐसा यूनिट होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। याद रखोगे, वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट सेम होता है स्पीड की तरह, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो कैटेगरी होते हैं, एक को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या फर्क है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब है जब आपने गाड़ी को रोका तो उस समय आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपने साइकिल चला रहा हूं, ठीक है, तो जब मैंने साइकिल उठाया चलाने के लिए उस समय मेरी साइकिल रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, और फिर कुछ समय बाद उसकी स्पीड हो गई 1 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड क्या थी, 0, अब स्पीड क्या हो गई 1 किलोमीटर पर आवर 5-10 मिनट बाद। तो स्टार्टिंग वाले को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और बाद वाले को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं यू से और इसको डिनोट करते हैं वी से। वेलोसिटी दो होती है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरू की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद की वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। इस पेज पे मैंने क्या क्या बताया, स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी भी ऐसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। स्पीड दो टाइप की होती है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी दो प्रकार से निकालते हैं, या तो स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दो या डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, इसका ऐसा यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दो टाइप की होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। नाउ अगला पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे अभी आपने एवरेज स्पीड सीखा ना, ये एवरेज स्पीड, ये वाला फॉर्मूला था, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी भी आपसे पूछेगा कि एवरेज वेलोसिटी निकाल के दो। तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब होता है एवरेज, अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज। कैसे निकालेंगे एवरेज, ये भी सिखाऊंगा आपको। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, and the final velocity v,
फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब है सर? सुनिए मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? तो एक इनिशियल वेलोसिटी का यानी u का और एक फाइनल वेलोसिटी यानी v का। तो सर जी अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? तो अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों क्वांटिटी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, अर्थमेटिक मीन बन जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। कम ऑन, दोबारा बोलो। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब 2 से डिवाइड ऑफ किसको 2 से डिवाइड करेंगे? इनिशियल पॉइंट को, इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक साइंस की, फिजिक्स की एक नई क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। यही मैंने बोला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। नाउ वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? अभी मैं आपको बता रहा था वेलोसिटी और स्पीड में फर्क, पीछे ही बता रहा था। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहला पॉइंट। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। एक तो यही बड़ा फर्क हो गया कि भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों हो सकता है। लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी 0 हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0। वेलोसिटी 0 हो सकता है लेकिन स्पीड कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। दोबारा बताऊं मैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपका 0 हो सकता है लेकिन एवरेज स्पीड, एवरेज यहां स्पीड आएगा बच्चों, एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता। ना अगला टॉपिक आता है एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी, आप पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ये सब क्या वर्ड है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको आगे के फिजिक्स, 10th की फिजिक्स, 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स आपको समझ में आएगी जब आपको ये वर्ड पता हो। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के, साइंस के, तो इनको समझना है। रटने से पहले इनको समझो कि समझाया क्या जा रहा है। जैसे एसिलेशन एक नया कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे जिन बच्चों को बाइक आती है, स्कूटर आती है, एसिलेट करते हैं ना गाड़ी को, एसिलेट करते हैं ना, स्पीड देते हैं ना, बोलते हैं ना एसिलेट करके दिखाओ गाड़ी को, एसिलेट स्पीड देते हैं। तो वह एसिलेशन की जरूरत पड़ती है हर जगह। तो पहले जानना पड़ेगा एसिलेशन होता क्या है। तो अभी अभी आपने वेलोसिटी पढ़ी थी ना, या सुनो जल्दी बताओ, वेलोसिटी पढ़ी है ना आपने, अभी अभी पढ़ी है वेलोसिटी। आप उसको टाइम से डिवाइड कर दो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, आपका एसिलेशन आ जाएगा। कितना वेलोसिटी में चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी कितना, पहले वेलोसिटी कितना था, बाद में कितना हुआ, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और उसके लिए कितना टाइम लगा। तो जब चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए फॉर एक्सीलरेशन, एप्पल मत बोल देना अब, ए फॉर एप्पल गया। कहोगे क्या सर जी, इतनी मुश्किल से बचपन में मम्मी ने याद कराया था मार मार के, अब ए फॉर एप्पल खत्म? जी हाँ बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एक्सीलरेशन, ए फॉर एक्सीलरेशन, ए फॉर एक्सीलरेशन। अब याद रखो जीवन भर, ए फॉर एक्सीलरेशन, ए फॉर एप्पल का टाइम गया। अब नाउ एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो मैं बोल रहा था, चेंज इन वेलोसिटी। रेट का मतलब टाइम, टाइम से डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो? चेंज ऑफ वेलोसिटी को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सीलरेशन। यानी इस लाइन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सीलरेशन का मतलब है कि आपको वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है। इसलिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। और द यूनिट इज, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप दो प्रकार से लिख सकते हो, या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे, या फिर लिख सकते हो मीटर सेकेंड -2। इसको ऐसे भी लिखते हैं कई टीचर। अच्छा एक और बता देता हूं,
हम बोलते हैं ना मीटर पर सेकेंड, या तो मैं ऐसे लिखूंगा मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड -1, दोनों का मतलब एक है। अगर कोई बोलता है किलोमीटर पर आवर तो सही लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकता है किलोमीटर आर -1। तो इसको भी किलोमीटर पर आवर पढ़ेंगे, इसको भी किलोमीटर पर आवर ही पढ़ेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एसिलेशन का ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसिलेशन के बारे में क्या क्या जाना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एक नया चीज आता है जिसको एसिलेशन बोलते हैं। एसिलेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ टाइप्स ऑफ एसिलेशन, तो एसिलेशन को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है पॉजिटिव एसिलेशन, एक होता है नेगेटिव एसिलेशन। याद रखोगे, एसिलेशन को बेसिकली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है पॉजिटिव एसिलेशन, एक होता है नेगेटिव एसिलेशन। अब आप कहोगे पॉजिटिव एसिलेशन क्या होता है? द एसिलेशन इज पॉजिटिव, एसिलेशन पॉजिटिव होगा इफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। एसिलेशन पॉजिटिव होगा इफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। कहने का मतलब ये है अगर वेलोसिटी और एसिलेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी और एसिलेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एसिलेशन। द एसिलेशन इज पॉजिटिव, एसिलेशन पॉजिटिव होगा इफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, यानी जब वेलोसिटी और एसिलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एसिलेशन। और इफ द एसिलेशन इज नेगेटिव, एसिलेशन नेगेटिव होगा व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है, यानी वेलोसिटी तो आगे है लेकिन एसिलेशन आपका पीछे जा रहा है। तो जब वेलोसिटी और एसिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब वेलोसिटी और एसिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एसिलेशन। एसिलेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एसिलेशन, एक होता है नेगेटिव एसिलेशन। जब वेलोसिटी और एसिलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एसिलेशन। जब वेलोसिटी और एसिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एसिलेशन। और नेगेटिव एसिलेशन का एक नाम है, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एसिलेशन का एक नाम है बच्चों, इसको रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एसिलेशन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। याद रखोगे। इस पेज पे हमने क्या क्या जाना, जल्दी रिवाइज करा दूं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, स्पीड एक स्केलर है। वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, स्केलर स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। एवरेज वेलोसिटी आपका 0 हो सकता है, स्पीड कभी भी 0 नहीं होगा। एसिलेशन इसका मतलब होता है जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो आपका एसिलेशन आ जाएगा। ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको ऐसे या ऐसे या ऐसा कैसे भी लिख लो। एसिलेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एसिलेशन और नेगेटिव एसिलेशन। अगर वेलोसिटी और एसिलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एसिलेशन, और अगर वेलोसिटी और एसिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एसिलेशन। और नेगेटिव एसिलेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नाउ अगर हम अपने किताब को देखते हैं, बुक को देखते हैं, तो उसमें दो टाइप के और एसिलेशन की बात की गई है, यूनिफॉर्म एसिलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, जैसे कि आपको बुक में दिखाई दे रहा है। तो ये डेफिनेशन भी हमें आना चाहिए कि यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है कि टाइप्स ऑफ एसिलेशन हम फिर से पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एसिलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। तो अब यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है चेंज होती है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बाय इक्वल अमाउंट, अगर वेलोसिटी इक्वल चेंज हो, इक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एसिलेशन, तो उसको यूनिफॉर्म एसिलेशन बोला जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए 1 आवर में वेलोसिटी चेंज हुआ 2 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 आवर में वेलोसिटी चेंज हुआ 2 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 आवर में वेलोसिटी चेंज हुआ 2 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 आवर में वेलोसिटी चेंज हुआ 2 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, इक्वल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है इक्वल टाइम में। तो जब इक्वल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है इक्वल टाइम में तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एसिलेशन।
आई होप आपको एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गया होगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, जैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। देखिए इक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में। तो जब इक्वल रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है इक्वल टाइम में, तो इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एसिलेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब मान लीजिए वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है ना वो अनइक्वल हो रहा है, कभी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रहा है, कभी 10 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रहा है, कभी 3 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रहा है, कभी 5 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रहा है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बी अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो वेलोसिटी जब अनइक्वल चेंज होता है इक्वल टाइम में, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। तो इसी को नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आवर में वेलोसिटी चेंज हुआ 3 किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड आवर में वेलोसिटी चेंज हुआ जी 5 किलोमीटर पर आवर से, फिर थर्ड आवर में वेलोसिटी चेंज हुआ है जी आपका, मतलब हर बार 1 आवर ही ले रहे हैं हम लोग। 1 आवर में इतना था, पहले 3 किलोमीटर, फिर 1 आवर में 5 किलोमीटर, फिर 1 आवर में मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर। तो अनइक्वल रेट से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जो है अनइक्वल रेट से चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी अनइक्वल रेट से चेंज होता है, कभी 3 कभी 5 कभी 2, तो जब वेलोसिटी अनइक्वल रेट से चेंज होता है इक्वल टाइम में, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बी अनइक्वल अमाउंट, अगर वेलोसिटी अनइक्वल रेट से चेंज होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन बोलते हैं। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको करना है तो सबसे ज्यादा आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है समझिए। अब तक आपने बच्चों जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, जिसमें मोशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये बहुत सारी चीजें पढ़ा होगा आपने। तो इनको ना मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। जी हाँ, हम जितने भी चीज मोशंस का पढ़ते हैं ना उनको मैथ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जब हम मोशन को मैथमेटिकली टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जब हम मोशन को, किसी चीज की मोशन को मैथमेटिकली टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, यानी 3 फॉर्मूले होते हैं। आप सिंपल अपने वर्ड में याद रखो कि मोशन के ना 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोबारा बोलिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी मोशन के 3 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब होता है वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, अगर आपको याद हो पीछे भी आपको बताया था। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, याद कीजिए पहले भी आ चुके हैं सारे। और t का मतलब होता है टाइम। सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे साथ बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां s का मतलब होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। u का मतलब मैं आपको बता चुका हूं इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब होता है टाइम, हाफ यानी 1/2, a का मतलब होता है एक्सीलरेशन और t का मतलब होता है टाइम, टाइम का कर देते हैं स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 तो एक नंबर है, a का मतलब एक्सीलरेशन आ चुका है ना कई बार, s का मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो इन तीनों को बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। यानी हम मोशन को मैथमेटिकली टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो मोशन हम पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर, इसको मैथ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जब मोशन को मैथमेटिकली टर्म में एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और सबका मैंने आपको मतलब बता दिया। अब देखिए हमने ना इसका डेरिवेशन भी करवाते हैं।
हम इसका डेरिवेशन भी कराते हैं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बट मैं ऑनलाइन अब आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से डिलीट हो गया। ये जो डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो आप पहला इक्वेशन था ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आया कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, तो पहले ये सिलेबस में हुआ करता था। पहले की बुक में देखोगे साइंस की बुक में तो ये सिलेबस में हुआ करता था, बट जो अब जो लेटेस्ट बुक आई है, अब जो आपकी एनसीईआरटी बुक आई है ना, इसमें से ये डिलीट हो गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, पहले ना इसका डेरिवेशन भी सिलेबस में हुआ करता था। देखिए ये देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है ना आपको 3, उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया, बट पुरानी बुक में देखोगे आप तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद ना इसका डेरिवेशन हुआ करता था। तीनों फॉर्मूले को ना डेरिवेट करना पड़ता था। डेरिवेशन का मतलब है हमें प्रूव करना पड़ता था कि ये फॉर्मूला बना कैसे, बट अब ये सिलेबस से कट गया। जैसे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिलेबस से कट गया तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी आपके सिलेबस से कट गया तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने करा रखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इजी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्रेस कर सका है, बट मैं कहूँगा करने की नीड ही नहीं है क्योंकि 9th के सिलेबस में अब है नहीं है, ये डिलीट हो चुका है। थर्ड है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा था 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका भी डेरिवेशन यहाँ पर दे रखा है, बट अब नीड नहीं है बच्चों क्योंकि अब ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है, हट चुका है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद कीजिए जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी समय बात हुई थी टाइप्स ऑफ मोशन, याद है आपको? तो उस समय मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन बताया होगा कि भाई यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, पढ़ा था हमने। देखिए मोशन ना और भी कई टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है स्ट्रेट मोशन, जब हम सीधा चलते हैं तो स्ट्रेट मोशन, जैसे लीनियर मोशन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन, स्ट्रेट मोशन, कई नाम है। लेकिन अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आपका फैन जो है, सीलिंग फैन, वो गोल गोल घूम रहा है तो ये सर्कुलर मोशन है। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है, सर्कुलर मोशन। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करती है, सर्कुलर मोशन। तो जो चीज़ एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, जो चीज़ एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है ना, वहाँ सर्कुलर मोशन काम आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ के लिए होता है। जब कोई चीज़ गोल गोल घूमे, जब कोई सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन याद रखना है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी यानी ऑब्जेक्ट मूव करता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से यानी फिक्स स्पीड से, जो हमारा अर्थ है वो एक फिक्स स्पीड से मूव करता है, जो मून है वो फिक्स स्पीड से मूव करता है, पंखा एक बार सेट करने के बाद वो फिक्स स्पीड से मूव करने लगता है। तो इफ अ बॉडी मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ मतलब गोल गोल घूमता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे फिक्स स्पीड से घूमता है तो इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं सर्कुलर पाथ पे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। और आप अगर चाहो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी निकालना तो आप इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, ये वाला पॉइंट ना आप छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो कि इसमें वही बात कही गई जो आपको पता है। जैसे रेडियस आपको पता होगा, रेडियस को r से लिखते हैं, वेलोसिटी को v से लिखते हैं, ये सब बात आपको पता है तो लिखने की नीड क्या है। रेडियस को r से लिखते हैं, हमने 8th क्लास में पढ़ा है। वेलोसिटी को v से लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और टाइम को t से लिखते हैं, तो ये सब बातें हमें पता है। तो ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। इसमें यही लिखा हुआ है कि किसको किस चीज से लिखना चाहिए। तो रेडियस को r से, वेलोसिटी को v से और टाइम को t से। बेफिलहाल हम चाहें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ना वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब यहां पे ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, तो जब कोई गोल गोल घूमता है ना तो इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा सरकमफ्रेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है, एक सर्कल बनाता है, और जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा सरकमफ्रेंस और टाइम की जगह टाइम रहेगा।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है ना, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। याद कीजिए, 8th में पढ़ा होगा आपने। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और टाइम को डिनोट करते हैं t से। तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, 2πr अपॉन में t। अब हम करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है। मैं आपको दिखा देता हूं एनसीईआरटी बुक। और देखिए, न्यूमेरिकल्स सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स करके जाइए। आपका यूटी हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, पेपर हो, आप इसके सारे एग्जांपल करके जाइए। आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, आप उसका आंसर दे पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 7 एग्जाम्पल है, मैं आपको सारे आंसर देता हूँ, 1 बाय 1 समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 7.1। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कह रहा है कि 16 मीटर ट्रेवल करता है। 16 मीटर ट्रेवल किया, यहां से यहां तक गया 16 मीटर, और इसको जाने में लगे 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में 16 मीटर, ये वो डिस्टेंस हो गया, और टाइम लगा 4 सेकेंड। देन अनदर 16 मीटर इन 16 मीटर इन 2 सेकेंड। अब फिर से कह रहा है ये ऑब्जेक्ट फिर गया 16 मीटर, फिर से 16 मीटर 16 मीटर गया, लेकिन इस बार जो टाइम लगा वो 2 सेकेंड लगा। यहां से लेकर यहां तक जाने में 16 मीटर, फिर यहां से लेकर यहां तक जाने में 16 मीटर। पहले लगा 4 सेकेंड, फिर लगा 2 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हमें सिर्फ ना क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर नहीं पढ़ना, क्योंकि आंसर जब भी आप पढ़ोगे एनसीईआरटी का आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। सबसे पहले एग्जांपल 7.1 करने वाला हूं मैं। पहले देखिए, हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है। डिस्टेंस कैसा आया? 16 मीटर। पहले 16 मीटर, फिर से 16 मीटर, तो टोटल हो गया 32 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 32 मीटर। और टाइम देखिए, टोटल टाइम भी हमारे पास है। पहले लगा 4 सेकेंड, फिर लगा 2 सेकेंड, तो दोनों मिला दोगे तो 6 सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड बताओ। आंसर देख रहे हैं बुक में, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। डिस्टेंस पहले 16 मीटर, फ्रेमवर्क बना लो। एक मैंने फ्रेमवर्क बना लिया आपको समझाने के लिए। पहले 16 मीटर, फिर 16 मीटर, तो टोटल हो गया 32 मीटर। पहले 4 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, यानी टोटल 6 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। पीछे आपने चैप्टर देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं समझिए कि आसमान से कुछ आएगा। सब कुछ जो आपने चैप्टर में पढ़ा है ना, उन्हीं का यूज करना है। जो हमने पूरे चैप्टर में समझा है, अंडरस्टैंड करा है ना, उन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 32, और टोटल टाइम कितना है? तो 6। 2 से पहले कैंसिल कर लोगे तो यह आ जाएगा 16 अपॉन में 3, और 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5.33। 16 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1। तो छोड़ेंगे क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 पॉइंट संख्या निकाल लो, बहुत है। तो 5.33। अब हम क्या निकालें? स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये लास्ट में जरूर लिख देना, मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर आ चुका है 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, मुश्किल से एक लाइन में, अगर आप एग्जैक्ट देखो तो एक लाइन में आंसर है। तो सिंपल डिस्टेंस निकाला, टाइम निकाला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करा, और हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर देखिए लास्ट में 5.33 सेकेंड। ये रहा 5.33 सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके आता हूं मैं, एग्जांपल 7.2। 7.2 एग्जाम्पल कहता है द ऑडोमीटर ऑफ ए कार। अच्छा ना, कई बार ये भी आता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर हर गाड़ी में लगा होता है, हर व्हीकल में लगा होता है। ऑडोमीटर डिस्टेंस मापता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। अगर आपके घर में बाइक है, कार है, तो अपने पिताजी से, माताजी से जरूर पूछें कि ऑडोमीटर क्या है। जो गाड़ी चलाता होगा जरूर बताएगा आपको। ऑडोमीटर डिस्टेंस बताता है कि कोई गाड़ी कितनी चल चुकी है, और पूछने में कोई शर्म नहीं है। आपके फादर हैं, आपके अंकल हैं, चाचा हैं, भाई है, बड़ा भैया है, दीदी है, पूछने में कोई शर्म है। हमें जो जानकारी मिलना चाहिए वो हमें अपने घर से स्टार्टिंग करना चाहिए। ऑडोमीटर वो डिवाइस होती है जो डिस्टेंस नापती है किसी भी व्हीकल का। द ऑडोमीटर ऑफ ए कार, एक कार का ऑडोमीटर है। रीड
2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। जब हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो वो कार का जो ऑडोमीटर है वो हमें 2000 किलोमीटर दिखा रहा है। इसका ये मतलब है कि अभी ट्रिप स्टार्ट नहीं हुई है। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप का मतलब अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने, और कार का जो ऑडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर दिखा रहा है। इसका मतलब कार ऑलरेडी 2000 किलोमीटर चल चुका है। तो मुझे उससे क्या मतलब, अगर ये कार 2000 किलोमीटर चल चुका है, ट्रिप के स्टार्टिंग में बता रहा है कि ये 2000 किलोमीटर चल चुका है, तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपने ट्रिप से मतलब है ना। तो ये 2000 किलोमीटर ऑडोमीटर दिखा रहा है स्टार्टिंग में, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब हमारा ट्रिप एंड हुआ, यानी जब मैं पहुंच गया अपनी जगह पर, तो वो 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि जब मैंने ट्रिप स्टार्ट किया था तब 2000 किलोमीटर था, और जब मेरा ट्रिप एंड हुआ तो ऑडोमीटर को जब मैंने देखा तो वो 2400 किलोमीटर 2004 किलोमीटर दिखा रहा है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 400 किलोमीटर लगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 2000 तो पहले ही चल चुकी है कार, और जब मेरा ट्रिप एंड हुआ तो 2400 दिखा रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ने, तो 400। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस 400 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, अगर ट्रिप में 8 घंटे लगे, अगर आपको पहुंचने में 8 घंटे लगे, 8 आवर लगा, टाइम आपको मिल गया, यहां से यहां तक पहुंचने में आपको 8 आवर का टाइम लगा, 8 घंटे का समय लगा। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड। फिर से वही बात, एवरेज स्पीड निकालो कार का किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में, तो दोनों में निकालना है। किलोमीटर पर आवर में भी निकाला और मीटर पर सेकंड में निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कार है जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 400, उसको लगते हैं 8 आवर, तो एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो मैं आपको दोनों निकाल के बताता हूँ। पहले बुक साइड कर लेता हूँ। क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आपके सामने है, तो समझिए इस चीज को। एक मिनट बुक साइड कर लूँ। जी हाँ, तो पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। एग्जांपल 7.2 चल रहा है हमारा, ये फ्रेमवर्क आपके सामने लिखा हुआ है। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किए मैंने वो करिए 400 किलोमीटर, जैसा आप देख सकते हो। और टोटल टाइम इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मुझे लगा 8 आवर। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। पिछले क्वेश्चन में भी लगा चुके हैं हम लोग। आप सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख दोगे तो भी सही है। तो टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, टोटल टाइम है 8 आवर, 8 से डायरेक्टली कट जाएगा तो 50 आ जाएगा। किलोमीटर ऊपर था तो ऊपर किलोमीटर पर, क्योंकि नीचे टाइम है आर में, तो किलोमीटर पर आर। तो ये जो एवरेज स्पीड आपने निकाला है ये किलोमीटर पर आर में डायरेक्ट आ गया, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी किलोमीटर में दे रखा था। ये चीज किलोमीटर में और ये चीज आर में, तो इसी को बोलता है किलोमीटर पर आर। ऊपर किलोमीटर था, नीचे आर है, तो डायरेक्ट आ गया। अब आपसे कह रहा है नहीं कि भाई मुझे इस एवरेज स्पीड को ना मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके दो। ये जो 50 आया है किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके दो। तो आपको यहां पर एक नोट समझना है, एक चीज नोट कर लो जीवन में, आगे की पढ़ाई में। कभी भी किलोमीटर पर आवर को जब आपको कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड में, याद रखो, कभी भी जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। याद रखोगे? कभी भी किलोमीटर पर आवर को जब मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। आप क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले आप ये याद कर लो नोट कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। क्यों करता है भी बताता हूं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कट भी रहा है, 25 से कट जाएगा, ये 2 से कैंसिल करोगे 25, 2 से कैंसिल करोगे 9 आ जाएगा। 25 की 5 से करोगे तो 125 अपॉन में 9 आ गया। अब 125 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 जा 9, आपका 3 बच गया, 5 लिख दोगे एज इट इज। ठीक है, 9 3 जा 27, फिर आपका 6 बच जाएगा, 6 बचेगा ना, या क्या बचेगा, 15 7 6 बच गया आपका, 8 बचा, ये 8 बच गया। पॉइंट लगा के 0 लगा दोगे,
ठीक है। तो 9 6 जा 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो 9 8 जा 72 लगा दिया, तो ये कितना बचा 8 बचा। तो फिर वही चलता रहेगा, फिर 80 आ जाएगा, तो यही चलता रहेगा 13.888 ऐसे चलता रहेगा। तो आप या तो 13.8 लिख दो या 13.9 लिख सकते हो। ऐसा क्यों कि जब 5 से बड़ी वैल्यू होती है ना, ये 5 से जब बड़ी वैल्यू होती है ना ये, तो ये बार बार नहीं लिख सकते हम, तो हम एक डिजिट आगे बढ़ा के लिख देते हैं। 13.8 को 13.9 कर देंगे अगर ये 5 से बड़ी हो, तो 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया हमने क्या करा। हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर था, तो जब किलोमीटर पर आवर होता है और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 25 की 5 से करोगे 125 अपॉन में 9, 125 को 9 से भाग करोगे 13.9 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर आपने किलोमीटर पर आवर को 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, तो मैं आपको बताता हूँ रीजन। देखिए, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आर में 3600 सेकंड होते हैं। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आर में 3600 सेकंड होते हैं। आप इनको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 10 बचा, नीचे 36 बचा, 2 से कैंसिल कर दोगे, 2 से काटोगे 10 को तो 5 आएगा, और 2 से जब इसको काटोगे तो ये 18 आया। तो क्या आया, 5/18 ही तो आया। तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आर में 3600 होता है, तो जब इनको कैंसिल आउट करोगे तो 5/18 आएगा। तो किलोमीटर पर, इतना टाइम नहीं होगा आपके एग्जाम में, ये बात भी क्लियर समझो, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सब चीज करोगे, इसलिए डायरेक्ट याद रखो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर था मेरे पास, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, ये आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था आपका 7.2, एक मिनट, 7.2, ये रहा एग्जाम्पल 7.2। तो देखिए, देख सकते हो आप 50 किलोमीटर पर आवर पहला आंसर आ गया, और दूसरा देखिए 13.9 मीटर पर सेकेंड, ये दूसरा आंसर आ गया। नाउ थर्ड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ लोगे, फ्रेमवर्क तैयार कर लोगे, फिर आपको दिक्कत कभी आएगी भी नहीं। पहले क्वेश्चन को समझना है, मेन मुद्दा है क्वेश्चन को समझना। उषा स्विम्स, उषा तैरती है इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में तैरती है, 90 मीटर में तैरती है, स्विमिंग पूल है 90 मीटर का। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, वो 180 मीटर स्विंग करती है 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। बाय स्विमिंग फ्रॉम 1 एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, मतलब पहले यहां से यहां तैरती है और फिर वहां से यहां वापस आती है। क्या कहने का मतलब है, सुनिए। अब मैं आपको 7.3 समझाता हूं। 7.3, उषा जो है वो यहां से तैरना स्टार्ट करती है और पूरा स्विमिंग पूल 90 मीटर का है, तो जब वो यहां से यहां तक जाती है तो 90 मीटर के ट्रेवल करती है, और फिर जब स्विम करके यहां से यहां वापस आएगी तो फिर से 90 मीटर, है ना, तभी तो 180 बैठेगा ना। पहले ए से बी तक तैरती है, फिर बी से ए तक वापस आती है, तो 90 मीटर जाने का, 90 मीटर आने का, तो 180 मीटर हो गया। और इस पूरे जाने और आने में उसे 1 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 1 मिनट, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है जी, ना हमें ये पता लग गया, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि 180 मीटर ट्रेवल करती है, 1 मिनट लगता है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है आपसे कि एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो दो चीज पूछ रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब हम इसके आंसर को नहीं देखेंगे, आंसर देखेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमने बुक को एकदम साइड कर देना है। ठीक है, पहले देखिए पहला पार्ट, पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए 90 मीटर जाने का और 90 मीटर आने का, तो डिस्टेंस हो गया 180 मीटर। हालांकि वो बोल भी रहा 180 मीटर, आपको तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई 180 मीटर है, फिर भी मैंने समझा दिया आपको। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट को बोलते हैं 60 सेकेंड, 1 मिनट को क्या बोलते हैं, 60 सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, पहला पार्ट तो यही था कि भाई एवरेज स्पीड बताओ। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, और अपॉन में टोटल टाइम, उस डिस्टेंस के लिए आपको कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस था 180 और टोटल टाइम कितना था 60 था, 0 से 0, 6 3 18, तो 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया पहला पार्ट का आंसर। अब दूसरा पार्ट एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए बच्चों। डिस्प्लेसमेंट अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट याद होगा। यहां से यहां गई 90 मीटर और यहां से यहां आई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है कि जहां थे वही आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस करते हैं, 90 में से 90 घटाओगे डिस्प्लेसमेंट जीरो, और टाइम आपको लगा 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना टाइम लगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, और टाइम लगा 60, तो जीरो को किसी से भी डिवाइड करो वो तो जीरो ही आएगा। तो पहले पार्ट का आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? ये रहा आपका आंसर। मैं आपको दिखा भी देता हूं, आपके बुक में दिखा देता हूं। देखिए, पहले पार्ट का आंसर 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे पार्ट का आंसर 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट समझाता हूं। आइए, पहले क्वेश्चन का एक छोटा सा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, उससे हमें बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। सर जी, स्टेशनरी पोजीशन क्या होता है? स्टेशनरी मतलब रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये रुका हुआ है, तो इसका u जो होगा वो जीरो होगा। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। स्टेशनरी पोजीशन मतलब ये चीज रुकी हुई है, रुकी हुई को चीजों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। रुका हुआ है ना, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। राहुल पैडल हिज बाइसिकल, राहुल पैडल मारता अपने बाइसिकल पे टू अटेन आ वेलोसिटी। अब जब वो पैडल मारता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो जब साइकिल रुकी हुई थी तो यू तो जीरो था, लेकिन जब उसने पैडल मारा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा करने के लिए 30 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये है u क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, ये है v जो बाद में वेलोसिटी हो गई, और ये है टाइम। पहले क्वेश्चन का हमेशा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया करो, छोटा सा फ्रेमवर्क जो मेरी तरह। पहले ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तो u जीरो होगा, फिर वो साइकिल चलने लगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, बाद की वेलोसिटी, v क्या होता है? बाद की वेलोसिटी। तो बाद की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, और यहां से यहां तक जाने में 6 सेकंड 30 सेकंड दिया हुआ है, तो ये दे रखा है। देन ही अप्लाई ब्रेक। अब ब्रेक मार दिया तो ब्रेक यहां मारा है, ठीक है, ब्रेक। अब यहां ब्रेक मार दिया, यहां ब्रेक लग गया जी, ये ब्रेक लग गया। अब ब्रेक लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। जब उसने ब्रेक लगा दिया, यहां ब्रेक लगाया तो स्पीड कम हो गई, अब उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले यहां से यहां तक जाने की कंडीशन दे रखी है, फिर यहां ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद स्पीड कम हो गई 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब यहां दे रखा है 5 सेकेंड। तो दो सिचुएशन दे रखा है, पहले यहां से लेकर यहां तक का सिचुएशन, फिर यहां से लेकर यहां तक का सिचुएशन। कैलकुलेट द एसिलेशन, कह रहा है एसिलेशन निकालो बाइसिकल का इन बोथ द केसेस। बोला है ना, बोथ द केसेस, दोनों केस का एसिलेशन निकालना है। कौन कौन सा केस? तो एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, इसका दोनों का एसिलेशन निकालना। दो केस है बच्चों, एक केस है जब साइकिल रुकी हुई थी और उसके बाद यहां तक पहुंची, फिर यहां ब्रेक लगा और फिर यहां से यहां तक पहुंची, तो दो केस है, दोनों का एसिलेशन निकालना है। ठीक है सर, देखिए पहले केस, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। u हमें दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड। कोई पूछे 0 मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि साइकिल रुकी हुई थी। v हमारे पास है 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो v है फाइनल वेलोसिटी वो 6 हो गया था, और टाइम दे रखा है मेरे पे 30 सेकेंड। टाइम क्या दे रखा है? 30 सेकेंड। क्लियर हो गया? अब पूछ क्या रहा है मुझसे? एसिलरेशन। क्या पूछ रहा है? एसिलरेशन। तो एसिलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखो, v माइनस यू अपॉन में t। एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। अब आपको ये फॉर्मूला कैसा आया? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, याद करो ये फॉर्मूला होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v प्लस का u इधर आ गया, माइनस आ जाता है, तो बचता है ए टी। v माइनस यू इक्वल टू टी ए। अब ये जो t है ना, t मल्टीप्लाई में, ये इधर आकर डिवाइड में आ जाता है। तो देखिए a का फॉर्मूला क्या बन के आया? v माइनस यू अपॉन में टी। बट पेपर में आपके पास इतना समय होगा ही नहीं कि आप ये सब कर पाओ, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो एसिलेशन का, v माइनस यू अपॉन में टी। एसिलेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू अपॉन में टी।
चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। v कितना है तो v 6 है, u कितना है तो u 0 है, t कितना है तो t 30 है। 6 में से 0 घटाओगे 6 अपॉन में 30, 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6 5 जा, तो 1 अपॉन में 5, 1 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एसिलेशन का एसेंट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आ जाओ, यहां दूसरा पार्ट करा देता हूं। ठीक है, दूसरा आप भी बिल्कुल बगल में करना, आप भी पहला पार्ट ऐसे करना, दूसरा पार्ट ऐसे करना, बिल्कुल अगल बगल में, ताकि ना टीचर कंफ्यूज हो ना आप कंफ्यूज हो। ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, सेकेंड पार्ट में जब हमने ब्रेक लगाया था, उस समय हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। जब हमने ब्रेक लगाया था ना, तब साइकिल की स्पीड क्या थी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा u बन गया स्टार्टिंग का। देखो पहले पार्ट के लिए v है, लेकिन दूसरे पार्ट का v तो ये होगा ना, u पहले पार्ट में u 0 था, पहले पार्ट का u ये रहा। दूसरे पार्ट को ध्यान से देखो, सिर्फ दूसरे पार्ट पे ध्यान दो, तो इसका u ये वाला होगा। इनिशियल ये था और फाइनल ये हो जाएगा, u ये v ये। पहले पार्ट में भी था, आपने ऐसे ही किया, u इसे रखा v इसे रखा। सेकंड पार्ट में भी यही करोगे, u ये होगा v ये होगा। तो u कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में u ये रहा और v ये रहा। v कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है तो 5 सेकेंड। फिर एसिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, v माइनस यू अपॉन में t। v कितना है तो v हमारे पास 4 है, u कितना है तो u हमारे पास 6 है, t कितना है तो t 5 है। 4 में से 6 घटाओ, माइनस का 2 आएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आएगा ना, 4 में 6 घटाओगे तो माइनस का आएगा। 4 में से 6 गया माइनस 2, अपॉन में 5। 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर लोगे ना ऐसे करके, 2 को 5 से तो 0.0 आ जाएगा ना, यहाँ 5 चौक 20, 5 4 जा 20। तो ये आएगा इस प्रकार से। ऐसे मैंने ये भी निकाला था। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर और ये आ गया दूसरे पार्ट का आंसर। देख सकते हो आप अच्छे से, ये सारा खेल फ्रेमवर्क का। एक बार फ्रेमवर्क बढ़ जाएगा ना तो आपको मजा आएगा इन क्वेश्चनों को करते हुए, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मुझे दिक्कत नहीं आई, क्वेश्चन बाबा पढ़ने की नीड ही नहीं है। फ्रेमवर्क तैयार कर लो, उसी की बेस पर सारे आंसर आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर देख सकते हो आप 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकंड पार्ट का आंसर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि ये नेगेटिव है, सेकंड पार्ट हमारा नेगेटिव है, इनका भी नेगेटिव आ रहा है, बट इन्होंने लिखा नहीं। देखो 4 में से 6 घटा रहे हैं ना, तो इन्होंने गलती से ये लिख दिया, जबकि ये माइनस का आएगा। देखो ना 4 में से 6 घटा रहे हैं, तो इन्होंने लिखना भूल गए, बट हम ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल और हार्ड होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आ जाओ देखिए 7.5। फिर से फ्रेमवर्क तैयार करूंगा, एक छोटा सा फ्रेमवर्क तैयार करूंगा, उससे मेरा आंसर अच्छा आएगा। कह रहा है क्वेश्चन में आंसर को ढक लेना, आंसर देखना ही नहीं। आंसर देखोगे आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आंसर को देखना ही नहीं सर, आंसर को बिल्कुल मत देखो, बस क्वेश्चन देखो। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आ गया ना। एक ट्रेन जो है 7.5 की बात हो रही है, एक ट्रेन रेस्ट में है। रेस्ट में है यानी u क्या होगा 0, अभी बताया था मैंने, u 0 आ गया। अटेन अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, और ये बाद में क्या हो गया 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट में, 5 मिनट में। ठीक है सर, u दे दिया, v दे दिया, टाइम दे दिया। फिर से बोलूं, u गिवन है क्योंकि रेस्ट है तो u 0 होगा। फिर उसकी वेलोसिटी बाद वाली दे रखी है, टाइम दे रखा है। फिर आपसे पूछ रहा है एसिलेशन निकालो, एसिलेशन मतलब a फाइंड करो। उसके बाद पूछ रहा है डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस मतलब s पूछ रहा है ना। फाइंड एसिलेशन, एसिलेशन मतलब a, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, डिस्टेंस मतलब s। ये दो चीज पूछ रहा है, a और s। ठीक है सर, अब आंसर को ढक लें, दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सब चीजों को हटा देते हैं, बुक को भी हटा देते हैं, नीड ही नहीं है ना, तो क्या करें बुक का। लो इसको भी हमने हटा दिया। अब हम सिर्फ इन क्वेश्चनों को देखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। आ जाओ जी, हाँ जी बुक साइड हो गया, आ जाओ सर। देखिए u हमें दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो ट्रेन थी वो रुकी हुई थी। v हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहीं पे रुक जाओ आप। क्यों रुको सर, मैं आपको एक ध्यान देने वाली बात बताता हूं। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर दे रखी है ना तो गलत दे रखी है। ये देखो मीटर पर सेकंड लिखा है ना मैंने, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है। आप भूल गए, याद करो
याद करो सर, सर जी याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मैंने भी तो मीटर पर सेकंड में लिखा है ना, जब नहीं दे रखा था मीटर पर सेकंड ही होता है वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में तो किलोमीटर पर आवर देखा है। जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि आप गलती करो। आप गलती नहीं करोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, जो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था। ये किलोमीटर पर आवर देखा है ना, जानबूझ के ऐसा करते हैं वो ताकि आप गलती करो। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना ताकि मीटर पर सेकंड में आ जाए। 18 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेना, वरना सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड बना लेना, वरना सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट, तो ये भी गलत दिया हुआ है। मिनट में थोड़ी होता है टाइम सेकेंड में होता है। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड। क्लियर हो गया। जो जो गलतियां थी ठीक कर ली। यू दे रखा था जीरो तो 0 मीटर पर सेकेंड। वी दे रखा था किलोमीटर पर आवर में, उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। टाइम दे रखा था मिनट में, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझसे पूछ के रहा था एसिलेशन। पहले पार्ट में पूछ रहा था एसिलेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टी। ये तो फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टी। v कितना है मेरे पास? v है मेरे पास 20। v मेरे पास 20 है ना, यही आएगा ना। ये 3 बार में जाएगा क्या? सही है ना ये सब, ठीक है ना भाई। चलो तो v आ गया 20 माइनस यू कितना है 0 और टाइम आपके पास है 300। तो 20 में से आप 0 घटाओगे 20 अपॉन में 300, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा और 2 से काटोगे 15। तो बच्चों 1 अपॉन में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। सिंपल डिवीजन हो तो क्या करो, जैसे 2 3 4 5 ये सब हो तो कर दिया करो। इतने बड़े 15 बंदा का डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ दिया करो, मार्क्स पूरे मिलते हैं। क्लियर हो गया। यू गिवन था, वी निकाल लिया, टाइम गिवन था, एसिलेशन पूछ रहा था, वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। अब एक चीज और पूछ रहा था, वो एक चीज पूछा था एस, पूछा था ना एस, डिस्टेंस पूछ रहा था आपसे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आपको याद होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन। याद कीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन था यूटी प्लस 1 अपॉन में टी एटी स्क्वायर। याद आया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 थे ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला था एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। यू की वैल्यू 0 है मेरे पास, टी की वैल्यू 300 है मेरे पास, वैल्यू है ना। u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 300 है, तो u की जगह 0, t की जगह 300, प्लस के नीचे प्लस, 1/2 के नीचे 1/2। a की वैल्यू 1/15 अभी निकाला है, a की वैल्यू 1/15 और t स्क्वायर, t कितना है 300, तो 300 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, बिना टेंशन लिए लिख दो 2 बार, क्योंकि स्क्वायर था। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 300 करोगे तो 0 की मल्टीप्लाई 300 करो तो 0, ये तो खत्म हो गया। प्लस आगे बढ़ जाते हैं, 15 300 से कट जाएगा, 15 2 जा 30, 0 का 0, 2 से 20 काटोगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 15 को 30 से काटा, ये कैंसिल हो गया, 2 को 20 से काटा 10 आ गया, 10 की मल्टीप्लाई 300 करोगे तो 3000 आ गया। तो दोनों को ऐड कर लो तो 3000 मीटर, या तो यहीं छोड़ दो या ऐसे लिख सकते हो 3 किलोमीटर, या यहीं भी छोड़ सकते हो, नंबर पूरे मिलते हैं, या 3 किलोमीटर। तो ये आपके 7.5 का कंप्लीट आंसर। आप चाहो तो आराम से वीडियो को पॉज कर, वीडियो को रोक के आराम से तसल्लीपूर्वक नोट करिए। कोई भी डाउट हो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ है, बिना टेंशन होकर पढ़ना। यहां पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी सर जी। नेक्स्ट एग्जांपल लेके आता हूं जी 7.6, ठीक है। 7.6 एग्जांपल आ गया। फिर से मैं एक फ्रेमवर्क तैयार करूंगा। एक पेज ले लूं, जरा नया पेज ले लूं, खूबसूरत सा पेज, व्हाइट कलर का, बढ़िया सा आएगा। आंसर को बिल्कुल ढक देंगे, आंसर बिल्कुल नहीं देखेंगे, ना मैं ना आप, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर देख के आपको छाप दूंगा, बिल्कुल नहीं। आंसर देखना ही नहीं मुझे, आपको समझाना है, बिल्कुल ऐसा समझाना है, बिल्कुल नई की तरह। एक कार है आपके पास, एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है आपके पास जिसका शुरुआत आपको दे रखा 18 किलोमीटर पर आवर, शुरुआत में ये है, और बाद में इस कार की वेलोसिटी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो शुरू में दे रखा है उसको u बोलते हैं, और जो बाद में आता है वेलोसिटी उसको v बोलते हैं। यही तो हमने सीखा है।
एक कार एक्सिलरेट हो रहा है, यानी कि उसकी स्पीड जो है बढ़ रही है, उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो जो स्टार्टिंग वाला होता है यू होता है, बाद वाला वी होता है, और इसके लिए उसे 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा, टाइम दे दिया, यू मिल गया, वी मिल गया, टाइम मिल गया। बताइए कितना सिंपल न्यूमेरिकल होता है, आप बताइए मुझे, कितना सिंपल सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। और बच्चों को न्यूमेरिकल ही हार्ड लगता है सबसे ज्यादा, पता नहीं क्यों। पूछ क्या रहा है, एक्सीलरेशन यानी ए निकालना है, द डिस्टेंस यानी एस निकालना है। फिर से वही सिंपल, तुरंत करना स्टार्ट कर देंगे। देखो मैंने भी बुक बिल्कुल साइड कर देना है ताकि बिल्कुल टेंशन ना हो। स्टार्ट करें, आ जाओ। चलिए 7.5, यही है ना, 7.5 है, 7.6 है, 7.6 सॉरी 7.6। तो 7.6 एग्जाम्पल कराने वाला हूं मैं। सबसे पहले देखिए यू क्या दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब गलती को पकड़िए जल्दी से, गलती यहां मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर गलत दिया हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसकी मल्टीप्लाई 5/18 से करोगे ना, गलत दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में चाहिए। 18 को 18 से कट जाएगा एक बार में, 1 की 5 से करो तो 5 मीटर पर सेकेंड। फिर v दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, ये भी गलत दिया हुआ है, इसको ठीक करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 को 36 से काटो 2 की 5 से करोगे 10 मीटर पर सेकेंड। u आ गया, v आ गया, और टाइम दे रखा आपको 5 सेकेंड। ठीक है, सेकंड तो ऑलरेडी सही है, सब कुछ सही है। यू ठीक कर लिया, वी ठीक कर लिया, टी सीख कर लिया। अब पहले पार्ट में क्या पूछा था, एक्सीलरेशन। पहले क्या पूछ रहा है वो, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी, यही तो फॉर्मूला था। तो v क्या है मेरे पास, v मेरे पास 10 है, u मेरे पास क्या है, u मेरे पास 5 है, और t मेरे पास क्या है, टाइम क्या है, तो टाइम 5 है। 10 में से 5 माइनस करो, 5 अपॉन में 5 से 5 कट गया एक बार में, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर, कितना जल्दी आंसर निकाल दिया, देख लीजिए। पहला पार्ट आ गया। नाउ सेकंड पार्ट करेंगे इसके बगल में। अब आपसे डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस मतलब एस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला लिखवाया था अभी, मैं पिछला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से किया था। यू क्या है, तो 5 है, यू की जगह 5 लिख दो। टी क्या है, तो टी भी 5 है, टी की जगह 5 लिख दो। 1/2 की जगह 1/2 लिख दो। ए कितना है, तो ए 1 है, अभी आपने निकाला 1। टी क्या है, टाइम कितना है, टाइम है 5, तो 5 को 2 बार लिख दो, 5 को 2 बार लिख दो। 5 की 5 से करोगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ कट तो रहा नहीं है कुछ, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आता है, 5 की 5 से करो 25 अपॉन में 2 आ गया। क्लियर है, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। 25 की 2 से मल्टीप्लाई 50 हो गया, और 25 की 1 से करो तो 25 आ जाएगा। दोनों को ऐड करो 75 अपॉन में 2, और 75 का आधा कितना होता है, 37.5, तो 37.5 मीटर ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से वीडियो को बंद कर दो, पॉज कर दो, रोक दो, आराम से नोट करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होकर नोट करो। ठीक है, न्यूमेरिकल ही मेन होते हैं। अब लास्ट न्यूमेरिकल आता है, देखिए अंतिम न्यूमेरिकल है आपकी बुक का, लास्ट एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल और बचा है, जी हाँ, ये देखिए लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। मैं पहले पेज ले लेता हूं, फिर एक फ्रेमवर्क तैयार करूंगा ताकि मुझे आंसर ना देखना पड़े। अच्छा, अभी जो आपने निकाला था देखिए आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 37.5, यही हमने निकाला है, तो एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। आप बुक के आंसर मत देखना, अपने तरीके से करो हमेशा। चलिए, द ब्रेक अप्लाइड, हमने ब्रेक लगाया एक कार में, टू अ कार, हमने ब्रेक लगाया, प्रोड्यूस एन एसिलेशन ऑफ, उससे एसिलेशन हुआ, एसिलेशन मतलब ए, एसिलेशन मुझे दे दिया, पहले ही दे दिया ए, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसिलेशन दे दिया। और जब ब्रेक लगाऊंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। मेरी गाड़ी चल रही थी, मैंने ब्रेक लगा दिया यहाँ पे, तो जब ब्रेक लगाऊंगा तो v 0 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी तो रुक जाएगी। गाड़ी रुक गई ना, गाड़ी रुक गई तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0। शुरू का नहीं पता, लेकिन लास्ट का तो पता है कि गाड़ी ब्रेक लगी। यहां हमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक जाएगी, तो v 0 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन। अब उसने क्या बोला, ये वर्ड को पकड़ो, इसी वर्ड को पकड़ लो तो आपका काम हो जाएगा। उन्होंने एक वर्ड बोला आपसे, देखिए, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एसिलेशन, एक ब्रेक लगाया जिससे एसिलेशन हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इन द अपोजिट डायरेक्शन में एसिलेशन हुआ, तो ये एसिलेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है एसिलेशन, तो ये एसिलेशन नेगेटिव होगा। टू द मोशन, इफ द कार टेक 2 सेकेंड, कार को 2 सेकेंड लगे स्टॉप होने में, टू स्टॉप, कार रुक गई क्योंकि ब्रेक लगाया था, 2 सेकेंड लगे रुकने में। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इनटू, तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, इस बार केवल एस पूछ रहा है, केवल आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है आप डिस्टेंस निकाल के दे दो, मिले, हो गया काम। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है,
यू मेरे पास बार है नहीं, मुझे नहीं पता कार किस स्पीड से चल रही है। हाँ, मेरे पास 7.7 लास्ट एग्जाम्पल है। ए गिवन है जो कि -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वी गिवन है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम मुझे गिवन है, टाइम जो कि 2 सेकेंड है। ये 3 चीज मुझे गिवन है। ए गिवन था, गाड़ी रुक गई इसलिए वी 0 हो गया और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। पहले फॉर्मूला लगाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला फॉर्मूला यही लगाएंगे, ठीक है, पहला फॉर्मूला यही लगाएंगे क्योंकि इससे ना हमें u पता लग जाएगा। u पता लग गया ना तो डिस्टेंस निकाला जा सकता है। बिना u के आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। v की वैल्यू क्या है तो 0 है। u की वैल्यू मुझे पता नहीं है। a की वैल्यू क्या है तो a की वैल्यू -6 है। लो जी -6 है। t की वैल्यू क्या है तो t की वैल्यू 2 है। u की जगह u आ जाएगा, u 0 की जगह 0 आ जाएगा, u की जगह u आ जाएगा। 6 2 जा 12 हो गया, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस का 12 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया u, किसकी वैल्यू आ गई u की 12 मीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू आ गई u की वैल्यू आ गई। पहले u निकाल लिया क्योंकि बिना u के आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले इस फॉर्मूले से u निकालना है। v 0 है, u पता नहीं है, a -6 है, t 2 है, -6 की 2 से करो -12, माइनस का के प्लस हो गया तो 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड u आ गया। अब डिस्टेंस निकालूंगा, अब आराम से डिस्टेंस आ जाएगा। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला डिस्टेंस का बार बार यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u क्या है तो u अभी मैंने निकाला 12, ये रहा u, देखो u, ये रहा u, देखो ना ये रहा 12। u जो है वो 12 है, अभी भी निकाला हमने, तो u की वैल्यू 12 रख देंगे, ठीक है। t क्या है, t हमारे पास 2 सेकेंड है, 2 आ गया। 1/2 a क्या है, a -6 है, a क्या है तो -6 है, आप 6 भी ले सकते हो। और t क्या है, t आपके पास है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड को 2 बार लिखना, 2 बार लिखना क्योंकि स्क्वायर है। अब 12 की 2 से करोगे तो 24, क्लियर हो गया। 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर 24 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -6 की 2 से करोगे तो -12 हो गया बेटा, -6 की 2 से करोगे -12 हो गया। 24 की जगह 24 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 की जगह 12, 24 में से 12 घटाओ, 24 में से 12 घटाओ तो 12 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, आराम से नोट कीजिए, पूरा एग्जांपल आपके सामने है 7.7 फ्रेमवर्क के साथ। तो ये था बच्चों कंप्लीट आपका ये चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ आपको कराने की पूरी कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद सभी को।